हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो आज हमारा आईसीआई स्टडी मैट के क्यूएनए सीरीज का जो अगला टॉपिक जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हम लोग सबको पता है कि टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है, जिसमें से सैलरी एक हेड है, दूसरा हेड है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है पीजीबीपी, चौथा है कैपिटल गेन एंड जो लास्ट हेड ऑफ इनकम आता है वो अदर सोर्सेस हेड है। तो ये पांच में से ये जो दूसरा हेड है तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी हेड, जो सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक आता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर हेड के जितने भी आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चंस है वो आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे विथ बैकग्राउंड के। मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट्स की भी अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, ताकि ओवरऑल ये पूरा क्वेश्चन पूरा जो चैप्टर है हम अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो बिल्कुल देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले पहला ही जो इलस्ट्रेशन मैं शुरू करूंगा उसके पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड लेके शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझो, अगर हम इस पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी हेड की बात करते हैं तो हम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आते कब है। ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आके हम इस हेड में इनकम कब कंप्यूट करते हैं, जब सेक्शन नंबर 22 जो कि हमारा चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन की जो तीन कंडीशंस है जो अभी तुम्हारी स्क्रीन पे तुमको ये दिख रही है। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशंस क्या हो जाती है, साइमल्टेनियसली फुलफिल हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस हेड में आते हैं और इस हेड में आके हमारी इनकम कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो देखो पहली सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हमारे पास एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, उस हाउस प्रॉपर्टी के हम क्या है, ओनर होने चाहिए, और वो हाउस प्रॉपर्टी हमारे खुद के बिजनेस या प्रोफेशन में यूज नहीं हो रही है। देखो, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी जिसके तुम ओनर थे और वो हाउस प्रॉपर्टी अगर तुम तुम्हारे खुद के बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट वो हाउस प्रॉपर्टी तुम्हारी पीजीबीपी हेड के अंदर चली गई है। उस हाउस प्रॉपर्टी को गलती से भी इस हेड में उठा के मत लेके आना। हम यहाँ पे इस हेड में वही हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि जो हाउस प्रॉपर्टी हमारे खुद के बिजनेस या प्रोफेशन में यूज नहीं हो रही है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसका एक्सप्लॉइटेशन बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम को कमाने के लिए बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर्टी हमारे पास होगी, जो हमने या तो लेट आउट करके रखी होगी, या तो सेल्फ ऑक्यूपाई करके रखी होगी, या तो वो हमने पार्टली लेट आउट की होगी, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाई की होगी, या तो वो प्रॉपर्टी हमने ऐसे ही रखी होगी। ठीक है, या फिर वो प्रॉपर्टी हमारे पास एज अ स्टॉकिंग ट्रेड बोल के हम होल्ड करते होंगे। तुम ये सारी चीजों के बारे में थोड़ी देर में और समझोगे। ठीक है, जो भी मैं अभी बोलने की कोशिश कर रहा हूं इसमें मैं तुमको हल्का सा डेप्थ में भी उतारूंगा, लेकिन उसके पहले ये तीन कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। तो देखो, अगर तुम एक असेसी हो तो तुमको देखना है अपना रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है। भाई हमारी एग्जाम्स के लिए तो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जो है दैट इज प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है, तो तुमको ये देखना है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तुम्हारे पास कौन सी हाउस प्रॉपर्टीज है जिसके तुम क्या हो, ओनर हो, और जो हाउस प्रॉपर्टीज तुम तुम्हारे खुद के बिजनेस या प्रोफेशन में यूज नहीं कर रहे हो। ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टीज है तुम्हारे पास, सारी प्रॉपर्टीज को उठाओ और तुम इस हेड में लेके आ जाओ। अब क्या करेंगे, हम उस हर एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करेंगे इस हेड में आके, और उस इनकम पे हम क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। लेकिन उस प्रॉपर्टी की जो इनकम इस हेड में टैक्सेबल होने वाली है, वो उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होने वाली है, जिसको तुम रेंट अर्निंग कैपेसिटी भी बुला सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यह हो गया कि अगर तुम्हारे पास कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है जिसके तुम ओनर हो और जिसको तुम खुद के बिजनेस या प्रोफेशन में यूज नहीं कर रहे हो, तो ऐसी हर हाउस प्रॉपर्टी की रेंट अर्निंग कैपेसिटी यानी कि उसकी एनुअल वैल्यू इस हेड में लाके क्या की जाती है, टैक्सेबल की जाती है। ये तुम्हारा चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 22 कहता है। अब बेटा हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है, तुम उसके ओनर हो तो लीगल ओनर है कि डीम्ड ओनर है, नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन, इन सारे जो कंडीशंस है, कंडीशंस में भी डेप्थ में उतरना पड़ता है। तो आई एम नॉट टेकिंग योर टाइम टू गेट यू इन्वॉल्व इनटू ऑल दीज थिंग्स। मैं तुमको इन सारी चीजों में डिटेल में नहीं उतारना चाहता हूं, क्योंकि भाई साहब अगर तुम ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज देखने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए आए हो, तो इतना तो मैं मान के चलता हूं कि तुमने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाने वाला हूं। अब ध्यान से समझो, मैं ये जो भी डिस्कशन तुम्हारे साथ कर रहा हूं, ये डिस्कशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा छोटा मोटा ऐसा बैकग्राउंड हमको होना जरूरी है। और ये बैकग्राउंड जब तक मैं तुमको नहीं बताऊंगा, जब तक तुमको हल्का सा वो रिकॉल नहीं होगा, तब तक तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा। अब हो सकता है कि मेरे को यहाँ पे जो यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं, ये तुम लोग सब जो मेरे को देख रहे हो, इसमें से सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स नहीं होंगे। किसी ने एक्स फैकल्टी के पास पढ़ा होगा, किसी ने वाई फैकल्टी के पास पढ़ा होगा, किसी ने खुद से सेल्फ स्टडी की होगी। ठीक है, तो सबका जो अपना अपना जो तरीका होगा वो अलग होगा। अब मेरे तरीके से अगर मेरे को तुमको थोड़ा यूज टू करवाना है, या फिर मेरे को थोड़ा तुम्हें कंफर्टेबल करवाना है, तो मेरे को एक छोटा सा बैकग्राउंड देना जरूरी है, ताकि तुम कंफर्ट फील करो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये ना हो कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे ही हिसाब से मैं क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ, सॉल्व करते जा रहा हूँ, और तुमको यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरे को देना
पढ़ रहा है, एंड मैं तुमको गारंटी बोलता हूं, तुम अच्छे से अगर मेरे को सुन लिए ना यहाँ पे, तो क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमको डिफिकल्ट लगने वाला है, एंड दैट इज माई गारंटी। तो अच्छे से मेरे को सुनो और देखो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना मजा आता है। ठीक है, तो सुनो, तो 3 कंडीशंस के फुलफिल हो गई। कंडीशंस को फुलफिल करके हाउस प्रॉपर्टी हम इस हेड में लेके आ गए। वो सारी हाउस प्रॉपर्टीज की एनुअल वैल्यू यानी कि रेंट अर्निंग कैपेसिटी हमको क्या करनी है, यहाँ पे टैक्सेबल करनी है। अब ये जो भी रेंट अर्निंग कैपेसिटी हमारी यहाँ पे टैक्सेबल होगी, तुम मेरे को बताओ कि ये जो रेंट अर्निंग कैपेसिटी है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो बेटा, इसको डिटरमाइन कैसे करना है हर एक प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को, यू आर नो वन टू डिसाइड दैट। तुम्हारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही, लॉ के अंदर ही एक सेक्शन बनाया है, सेक्शन नंबर 23। ये सेक्शन 23 तुमको बता देगा कि किसी भी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होने वाली है इस हेड के अंदर या नहीं होने वाली है। देखो बहुत बार क्या होता है कि तुम प्रॉपर्टी को इस हेड में लेके आ तो गए, लेकिन उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू यहां पे टैक्सेबल ही नहीं होगी, एग्जेम्प्ट कर दी गई है। जो शायद तुमको याद भी होगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज होती है, एसओपी होती है, उसके केस में ऐसा हो जाता है कि एसओपी की एनुअल वैल्यू इस हेड में टैक्सेबल ही नहीं है। तो ऑल्दो तुमने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इस हेड में लाई होगी, लेकिन उसकी एनुअल वैल्यू एग्जेम्प्ट हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो तुमने लेट आउट करके रखी हुई है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू तो यहां पे टैक्सेबल भी हो जाती है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टी को जिसको तुम इस हेड में लाए हो, उसकी एनुअल वैल्यू यहां पे टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, और अगर टैक्सेबल होगी तो उस एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन कैसे करना है, वो साफ साफ तरीके से बताया है सेक्शन 23 में। और बेटा, जो सेक्शन 23 में बोला है, ठीक वैसे ही हमको क्या करना है, एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन करना है, और उस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करके इस हेड में टैक्सेबल दिखाना है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, बराबर। फिर जो भी एनुअल वैल्यू हमने कैलकुलेट की किसी भी प्रॉपर्टी की, फिर उस एनुअल वैल्यू में से हमको सेक्शन 24 दो डिडक्शन भी अलाउ करवाता है। 24 के क्लॉज ए में हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, जो कि एट द रेट ऑफ 30% एनएवी का कैलकुलेट करके आता है। फिर सेक्शन 24 के अंदर जो हमको दूसरा डिडक्शन मिलता है क्लॉज बी के अंदर, वो मिलता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का। मतलब अगर हमने उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हाउसिंग लोन लेके रखा था, तो उस हाउसिंग लोन का हमको इंटरेस्ट जो होता है वो इस साइड में क्या हो जाता है, अलाउ हो जाता है एज अ डिडक्शन। तो वो दो डिडक्शंस भी हमको क्लेम करने पड़ते हैं। तो एनुअल वैल्यू कैलकुलेट हुआ, फिर उस एनुअल वैल्यू में से ये दो डिडक्शन ले लिए, तो डिडक्शन लेने के बाद उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम आती है। बैलेंस जो अमाउंट बचता है डिडक्शन लेने के बाद, उसको हम क्या बुलाते हैं, टैक्सेबल इनकम बुलाते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की। और तुम चाहो या ना चाहो, तुम मानो या ना मानो, तुमको तुम्हारी हर एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसमें से डिडक्शन लेने हैं, और तुमको उस इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। फॉर ईच हाउस प्रॉपर्टी यू आर सपोज टू डू दिस, बराबर है। तो आई होप यहां तक जो मैंने बताया, इससे तुम थोड़ा कंफर्टेबल हो गए। ठीक है, अब तक तुमको जो भी तुमने पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा रिकॉल हुआ होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अब सेक्शन 23 तुमको बताएगा कि किसी भी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है, बराबर। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको तुम्हारी उस प्रॉपर्टी को अलग अलग कैटेगरीज बताई गई है, उसमें से चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारी ये जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी कैटेगरी वाली प्रॉपर्टी है। यानी कि क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी एलओपी यानी कि लेट आउट प्रॉपर्टी है, क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी एसओपी यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, बेस्ड ऑन टाइम भी हो सकती है, बेस्ड ऑन एरिया भी हो सकती है, या फिर क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी डीएलओपी यानी कि डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है, या फिर क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको तुमने एज अ स्टॉकिंग ट्रेड होल्ड करके रखा है तुम्हारे बिजनेस के अंदर। देखो, बिजनेस में यूज नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हारा बिजनेस ही ये प्रॉपर्टीज को खरीदने बेचने का है। दैट मींस ये प्रॉपर्टी तुम्हारे बिजनेस के अंदर तुम्हारा स्टॉक इन ट्रेड है। तो तुमको बहुत सावधानी से क्वेश्चन पढ़ के खाली एक बार में ये डिसाइड कर लेना है कि ये वाली प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी कैटेगरी वाली प्रॉपर्टी है। बस ये खाली एक बार आइडेंटिफाई कर लो। अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है, एलओपी, तो उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी और उसका कैलकुलेशन किया जाएगा एज पर सेक्शन 23(1). तो 23 का सब सेक्शन 1 बोलता है कि तुम्हारे पास अगर कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो उस लेट आउट प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू तुमको क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। और उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी 23(1) के अंदर बताया है, जो हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे। हमको यही सीखना है कि अगर कोई लेट आउट प्रॉपर्टी होगी तो उसकी एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो। हो सकता है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब तुम या तुम्हारे कोई फैमिली मेंबर्स हैं, तुम उस प्रॉपर्टी को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, या फिर वो प्रॉपर्टी ऐसी भी हो सकती है जो अनऑक्यूपाइड पड़ी है। अनऑक्यूपाइड पड़ी है मतलब ताला चाबी लगा के तुमने उस प्रॉपर्टी को ऐसे ही वेकेंट रखा हुआ है, खाली रखा हुआ है, रिजर्व करके रखा हुआ है, यानी कि वो प्रॉपर्टी का यूज नहीं हो रहा है,
वो कंप्लीटली अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, दैट मींस तुम इस प्रॉपर्टी से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं डिराइव कर रहे हो, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। तो चाहे तुम किसी प्रॉपर्टी को अपने रेसिडेंशियल यूज में लाओ या अपने फैमिली मेंबर के रेसिडेंशियल यूज में लाओ, या फिर वो प्रॉपर्टी तुमने अपने लिए रिजर्व करके रखी है, अनऑक्यूपाइड है, ताला चाबी लगा के उसने उस प्रॉपर्टी को तुमने अपने पास रखा है, तो ऐसी जो भी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास होगी, इन प्रॉपर्टीज को तुम एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बुला सकते हो। और अगर तुम्हारे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है तो याद रखना, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू जाओ तुमको एग्जेम्प्ट की जाती है। कोई बोलेगा सर मेरे पास दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है, तो जाओ तुम्हारी दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज की एनुअल वैल्यू क्या की जाती है, एग्जेम्प्ट की जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुमको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू एग्जेम्प्ट करवाई जा रही है तो तुम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज बुलाना चालू करो। कल उठ के तो एसएससी ऐसा भी कर सकता है कि जब सरकार हमको हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू क्या कर रही है, एग्जेम्प्ट कर ही रही है, तो चलो हम हमारी सारी प्रॉपर्टीज को क्या बुलाते हैं, एसओपी बुलाते हैं। तो तुम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज को एसओपी बुलाओ, लेकिन तुमको सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज का एग्जम्पशन नहीं मिलता है। मैक्सिमम 2 एसओपीज का तुम क्या ले सकते हो, एग्जम्पशन ले सकते हो। और 2 से एक्सेस जितनी भी तुम्हारी एसओपीज होगी, उन सारी एसओपीज की जो एनुअल वैल्यू होगी वो तुमको टैक्सेबल कर दी जाएगी, ऐसा मान के कि वो सारी प्रॉपर्टीज क्या है, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज है, डीएलओपी। ऐसा कहां लिखा है, 23(4) में लिखा है। तो मान लो कि तुम्हारे पास 4 प्रॉपर्टीज है, वो 4 में से कोई भी 2, 4 प्रॉपर्टीज मतलब 4 एसओपीज है, वो 4 एसओपीज में से कोई भी 2 एसओपी, अब कौन सी 2 एसओपी जो तुमको अच्छी लगे, एंड डेफिनेटली हमको वही अच्छी लगेगी, एग्जेम्प्ट क्लेम करने के लिए वही एसओपीज अच्छी लगेगी जिसकी एनुअल वैल्यू यानी कि इनकम ज्यादा आती हो। तो वो 2 एसओपीज जिसकी एनुअल वैल्यू ज्यादा आती है उसका हम क्या ले लेंगे, एग्जेम्पशन। और जो बाकी की जो 2 एसओपीज होंगी जिसका हम 23(2) में एग्जेम्पशन नहीं ले पाए, उस पर्टिकुलर 2 प्रॉपर्टीज को हम क्या बुलाएंगे, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी बुलाएंगे, और उसकी एनुअल वैल्यू को हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल। ऐसा 23(4) में लिखा है। तो आई होप ये समझ में आया। देखो सिंपल सी बात है, एनुअल वैल्यू का मतलब मैंने तुमको पहले ही बता दिया, उसका मतलब होता है रेंट अर्निंग कैपेसिटी। तो भाई अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है जिसकी रेंट अर्निंग कैपेसिटी तुम एक्सप्लॉइट करके रेंट कमा रहे हो, यानी कि वो लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो उसकी रेंट अर्निंग कैपेसिटी पे टैक्स भरो, उसकी रेंट अर्निंग कैपेसिटी टैक्सेबल है। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि देखा जाए तो उस प्रॉपर्टी की भी रेंट कमाने की क्षमता है, लेकिन क्या उसको तुम एक्सप्लॉइट करके उससे रेंट कमा रहे हो, नहीं, क्योंकि तुम उसको या तो अनऑक्यूपाइड रखे हो या तो अपने खुद के या खुद के फैमिली मेंबर के रेसिडेंशियल यूज में ला रहे हो, इसलिए तुमने उस प्रॉपर्टी की रेंट अर्निंग कैपेसिटी को एक्सप्लॉइट करके उससे कोई इनकम नहीं कमाई है, हेंस उसकी एनुअल वैल्यू यानी कि रेंट अर्निंग कैपेसिटी तुमको क्या की जाती है, एग्जेम्प्ट की जाती है। लेकिन ऐसा हम सारी प्रॉपर्टीज के लिए नहीं करेंगे, मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज के लिए करेंगे। बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज जो तुम्हारे पास होंगी एसओपीज जिसकी रेंट अर्निंग कैपेसिटी तुम 23(2) में एग्जेम्प्ट नहीं करवा रहे हो, उसकी रेंट अर्निंग कैपेसिटी भाई तुम वेस्ट कर रहे हो। चलो चुपचाप से उसको डीम लेट आउट प्रॉपर्टी बनाओ और उसकी रेंट अर्निंग कैपेसिटी पे टैक्स भरो। तो भले ही तुमने वो वाली प्रॉपर्टी से एक्चुअली में इनकम नहीं कमाई होगी, उस रेंट अर्निंग कैपेसिटी को एक्चुअली में एक्सप्लॉइट नहीं भी किया होगा, फिर भी वो प्रॉपर्टीज की रेंट अर्निंग कैपेसिटी तुमको क्या कर दी जाएगी, टैक्सेबल कर दी जाएगी। आई होप ये समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जो पार्टली लेट आउट हो और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, और वो भी बेस्ड ऑन टाइम हो सकती है या फिर बेस्ड ऑन एरिया हो सकती है। अब सर ये कौन सी चिड़िया का नाम आया, ये तो साला हमने पहली बार सुना। तो समझो तुमने पहली बार सुना है मेरे मुंह से, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज है जो तुमको ऑलरेडी मालूम है। बेटा सोचो कि अगर तुम्हारे पास कोई एक प्रॉपर्टी है जिसके तुम मालिक हो, और वो प्रॉपर्टी को तुमने प्रीवियस ईयर में कुछ मंथ्स के लिए लेट आउट किया हुआ है, और सेम प्रीवियस ईयर में सेम प्रॉपर्टी को तुमने कुछ मंथ्स के लिए सेल्फ ऑक्यूपाई रखा है। मतलब ध्यान से समझना, कुछ समय के लिए लेट आउट हुई एंड ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर कुछ समय के लिए सेल्फ ऑक्यूपाई रख ली, समय, टाइम। तो तुम उस प्रॉपर्टी को पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड बुलाओ बेस्ड ऑन टाइम। अब अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी हुई, देखो हो सकता है ना यार कि किसी की प्रॉपर्टी लेट आउट की गई है, और लेट आउट करने के बाद अप्रैल से लेकर दिसंबर तक लेट आउट की थी, और दिसंबर में ही टेनेंट ने वो प्रॉपर्टी खाली कर दी, और जनवरी से वो प्रॉपर्टी मैं खुद क्या कर ले रहा हूं, सेल्फ ऑक्यूपाई कर ले रहा हूं, यानी कि अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ्स के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट हो गई, एलओपी, एंड जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने के लिए प्रॉपर्टी मैंने क्या कर दी, सेल्फ ऑक्यूपाई कर दी। तो अगर 9 मंथ्स लेट आउट है, 3 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाई है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड बेस्ड ऑन टाइम। अब समझो, तुमको एक चीज बता देता हूं, एकदम इस पर्टिकुलर चीज को एकदम तुम्हारे खोपड़ी में बिठा लेना। क्या बोलता हूं, समझो कि अगर तुम्हारे पास कोई भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को तुम एसओपी तभी बुला सकते हो जब उस प्रॉपर्टी को या तो तुमने पूरा साल
खुद के या फैमिली मेंबर के रेसिडेंशियल यूज में लाया हो, या फिर तुमने पूरा साल प्रॉपर्टी को अनऑक्यूपाइड रखा हो, यानी कि प्रॉपर्टी से इस प्रीवियस ईयर में तुमने 1 रुपया भी इकोनॉमिक बेनिफिट या फाइनेंशियल बेनिफिट ना लिया हो। अगर तुमने प्रॉपर्टी से फाइनेंशियल बेनिफिट या इकोनॉमिक बेनिफिट लेना शुरू किया, मतलब पैसा कमाना शुरू कर दिया प्रॉपर्टी से, द मोमेंट यू डू इट, प्रॉपर्टी को एसओपी का स्टेटस मिल ही नहीं सकता है। तो अपने केस में जो प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट या पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हो रही है बेस्ड ऑन टाइम, तो ये वो प्रॉपर्टी है जिससे तुम रेंट तो कमाए हो ना भाई, तो तुम इस प्रॉपर्टी को एसओपी का तो स्टेटस दे ही नहीं सकते। इसको खाली एक ही स्टेटस मिल सकता है, वो मिल सकता है लेट आउट प्रॉपर्टी का। भले ही तुमने इसको पूरा साल लेट आउट ना किया हो, पार्ट ऑफ द ईयर के लिए तुमने सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन सरकार बोलती है नथिंग डूइंग, हमको कुछ नहीं मालूम। तुमने जैसे ही इस प्रॉपर्टी से कोई बेनिफिट डिराइव किया, यानी कि पैसा कमाया, हम इस प्रॉपर्टी को एलओपी ही ट्रीट करेंगे। ऐसा सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 में लिखा है। और ऐसी प्रॉपर्टी को भी लेट आउट प्रॉपर्टी बना के इसकी एनुअल वैल्यू पे क्या भरो, टैक्स भरो। देखो ये मैं अभी तुमको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं उन प्रॉपर्टीज को कैसे तुमको क्लासिफाई करना है। तो क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो एलओपी है, या फिर मेरी प्रॉपर्टी एसओपी है, या फिर मेरी प्रॉपर्टी डीएलओपी है। मतलब तुम ये कैटेगरी में कैसे बाइफरकेट करोगे तुम्हारी प्रॉपर्टी को, वो बाइफरकेशन करने के लिए तुमको ये समझना जरूरी है। और एक बार बाइफरकेशन हो गया, उसके बाद उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कैलकुलेशन भी मैं सिखाने वाला हूं, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करने अपने को, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मैं एंट्री मार लूं ये सारी चीजें बताए बिना, तो तुमको कसम से कुछ नहीं समझ में आएगा। आई होप मैं क्लियरली तुमको ये चीज कन्वे कर पा रहा हूं। ठीक है, अब समझो कि ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जो पार्टली लेट आउट या पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है बेस्ड ऑन एरिया। अब एरिया का क्या मतलब, एरिया का मतलब होता है स्पेस, जगह या पोर्शन। तो हो सकता है कि मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसमें ग्राउंड फ्लोर भी है और फर्स्ट फ्लोर भी है, एक ही प्रॉपर्टी है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के कुछ पार्ट को, यानी कि ग्राउंड फ्लोर को मैंने क्या किया हुआ है, लेट आउट किया, और फर्स्ट फ्लोर को मैंने सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर लेट आउट, फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड, कुछ हिस्सा लेट आउट, कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाई। या फिर ऐसा भी हो सकता है 4 कमरे हैं मेरी प्रॉपर्टी के अंदर, देयर आर 4 रूम्स इन माय प्रॉपर्टी, और वो 4 रूम्स में से मैंने 3 रूम्स जो मेरे यूज में ही नहीं आ रहे थे, वो 3 रूम्स को मैंने भाड़े पे दे दिया। और एक रूम, अभी अकेला इंसान हूं, अकेला इंसान, इतना बड़ा घर का मैं क्या करूं, तो मेरे लिए इतना बड़ा घर कुछ काम का नहीं था, तो मैंने 3 कमरे भाड़े पे दे दिए, और एक कमरे में मैं खुद रहता हूं। घर एक ही है, लेकिन घर के 4 जो हिस्से हैं उसमें से 3 हिस्से मैंने भाड़े पे दे दिए, और एक हिस्सा मैंने अपने पास रखा सेल्फ ऑक्यूपाई बना के। तो ये हो क्या रहा है, मैं प्रॉपर्टी को, मेरी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा लेट आउट कर रहा हूं और प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाई रख रहा हूं। दिस इज पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड बेस्ड ऑन एरिया। अब तुम थोड़ा समझो, बुद्धि लगा के मेरे को बोलना कि क्या मैं पूरी प्रॉपर्टी की रेंट अर्निंग कैपेसिटी पे टैक्स भरूं? तुम अपने दिल पे हाथ रख के मेरे को जवाब दो। अगर तुम्हारी जगह पे मैं हूं ना, तो मैं तो यही बोलूंगा कि मैं पूरी प्रॉपर्टी की रेंट अर्निंग कैपेसिटी पे क्यों टैक्स भरूं? क्या मैंने पूरी प्रॉपर्टी की रेंट अर्निंग कैपेसिटी एक्सप्लॉइट करके पूरी प्रॉपर्टी से रेंट कमाया? नहीं, मैं तो भैया उतने ही पोर्शन से रेंट कमा रहा हूं ना जितना पोर्शन मैंने लेट आउट किया है। तो उतने ही पोर्शन की रेंट अर्निंग कैपेसिटी पे मैं क्या भरूंगा, टैक्स भरूंगा। वो पोर्शन प्रॉपर्टी का जो मैंने सेल्फ ऑक्यूपाई रखा है, जिसकी रेंट अर्निंग कैपेसिटी में एक्सप्लॉइट करके रेंट नहीं कमा रहा हूं, उस पोर्शन की इनकम पे मैं क्यों टैक्स भरूं? लॉजिकल है। तो यहां पे क्या होगा कि ऐसी प्रॉपर्टी जो पार्टली लेट आउट है, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है बेस्ड ऑन एरिया, इसका जितना भी पोर्शन लेट आउट हुआ होगा, उस लेट आउट पोर्शन की ही एनुअल वैल्यू यानी कि रेंट अर्निंग कैपेसिटी पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। लेकिन जितना पोर्शन इस प्रॉपर्टी का क्या हो गया है, सेल्फ ऑक्यूपाई हो गया है, उस पोर्शन की एनुअल वैल्यू, उस पर मैं टैक्स नहीं भरूंगा, वो मेरे लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी बना के। और या तो उस पर मेरे को टैक्स भी भरना पड़ सकता है। सर टैक्स कैसे भरना पड़ सकता है? अरे पागल, तुमको 2 एसओपी का क्या मिलता है, एग्जाम्पशन। तो हो सकता है ना कि तुमने ऑलरेडी किसी और 2 एसओपी का क्या ले लिया था, एग्जाम्पशन ले लिया था। तो ये जो एसओपी पोर्शन होगा, ये तो तुम्हारा थर्ड वाला पोर्शन हो गया, थर्ड वाला एसओपी हो गया। तो अगर तुमने ऑलरेडी 2 एसओपी का क्या लिया हुआ था, एग्जाम्पशन लिया हुआ था, तो ये जो थर्ड पार्ट है, ये जो एसओपी पोर्शन है, इस एसओपी पोर्शन की इनकम पे तुमको टैक्स भरना पड़ेगा एज इफ इट इज अ लेट आउट प्रॉपर्टी। इसको डीएलओपी बना के इस पे टैक्स भरना पड़ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि तुमने ऑलरेडी 2 एसओपी का क्या लिया था, एग्जाम्पशन लिया था, तो ये एसओपी तुम इसको क्या करवा लो, एग्जाम करवा लो, लेकिन इतने ही पोर्शन की इनकम तुमको क्या होगी, एग्जाम होगी। लेट आउट पोर्शन जो होगा उसकी इनकम तुमको क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। आई होप ये बहुत क्लियरली तुम्हारी खोपड़ी में बैठ रहा है, बराबर है। अब ध्यान से समझो। अब बेटा ऐसी भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी हो सकती है जो तुम होल्ड करते हो एज अ स्टॉकिंग ट्रेड। अब स्टॉकिंग ट्रेड का मतलब क्या, एकदम सिंपल से ध्यान से समझो। मान लो कि तुम एक बिल्डर हो और तुम प्रॉपर्टीज का क्या करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो। तो तुम्हारा धंधा क्या हुआ, तुम्हारा बिजनेस क्या हुआ कि सर मेरा बिजनेस तो क्या हुआ, मैं प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर रेला है और कंस्ट्रक्ट कर करके ये प्रॉपर्टी को बेच रेला है। क्यों ऐसा कर रेला है?
क्योंकि तुमको ये प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करके बेच के प्रॉफिट कमाना है। तो तुम्हारा धंधा प्रॉपर्टीज को बेचना और बेच के प्रॉफिट कमाना है। हेंस तुम्हारे धंधे के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज होंगी ये तुम्हारे लिए क्या होंगी, स्टॉक इन ट्रेड होंगी। अब अगर ये स्टॉक इन ट्रेड वाली प्रॉपर्टी थी, इसको अगर तुमने लेट आउट कर दिया, तो तुम लेट आउट करके उससे क्या कमा रहे हो, रेंट अर्निंग कैपेसिटी एक्सप्लॉइट करके रेंट कमा रहे हो, तो वो तुमको हाउस प्रॉपर्टी हेड में एलओपी बन के ही टैक्सेबल होगी। मैं ऐसी प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं जो तुमने कंस्ट्रक्ट करके अपने पास रखी एज अ स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन तुमने इसको लेट आउट नहीं किया। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर तुमने ये प्रॉपर्टीज को ऐसे ही स्टॉक इन ट्रेड बना के रखा हुआ है और लेट आउट नहीं किया, तो क्या ये प्रॉपर्टी भाड़े पे दे के तुम इससे भाड़ा कमा सकते थे? हाँ, मतलब ये प्रॉपर्टी की रेंट अर्निंग कैपेसिटी तो है, लेकिन तुम इस रेंट अर्निंग कैपेसिटी को एक्सप्लॉइट करके इससे रेंट नहीं कमा रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारा इंटेंशन है ही नहीं। तुम्हारा इंटेंशन क्या है, प्रॉपर्टीज को कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करके अच्छा सा कोई ग्राहक मिले तो ग्राहक को बेच के प्रॉफिट कमाना, तुम्हारा ये इंटेंशन है। और इस पर्टिकुलर इंटेंशन से जो भी प्रॉपर्टीज तुमने कंस्ट्रक्ट करके अपने पास रखी होगी, जो तुम्हारे पास एज अ स्टॉक इन ट्रेड होगी, भले ही वो प्रॉपर्टी को तुमने भाड़े पे नहीं दिया है, भले ही वो प्रॉपर्टी की कुछ ना कुछ रेंट अर्निंग कैपेसिटी हो, लेकिन फिर भी उसकी रेंट अर्निंग कैपेसिटी को तुम्हारे लिए टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। जब उसकी रेंट अर्निंग कैपेसिटी भी तुमको क्या करते हैं, एग्जाम करते हैं, लेकिन ये फॉरएवर एग्जाम्प्ट नहीं होगी। जिस साल तुमने ये प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट किया, उस साल के एंड से 2 साल तक तुम्हारी ये प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू तुमको क्या कर दी जाएगी, एग्जाम, क्योंकि तुम इसको स्टॉकिंग ट्रेड बना के होल्ड कर रहे हो, भाड़े पे देने के इंटेंशन से नहीं, बेचने के इंटेंशन से। तो भले ही ये प्रॉपर्टी तुम अपने पास एज इट इज रखते हो, फिर भी इसकी रेंट अर्निंग कैपेसिटी पे हम तुमको टैक्स नहीं लगाएंगे, इसकी एनुअल वैल्यू एग्जाम करवा लो, लेकिन 2 साल तक एग्जाम होगी। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो साल की तो एनुअल वैल्यू एग्जाम होने ही वाली है, लेकिन उस साल के एंड से भी 2 साल तक उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू तुमको क्या की जाएगी, एग्जाम की जाएगी। लेकिन सर अगर 2 साल कंप्लीट हो गए और आज भी ये प्रॉपर्टी अगर तुम्हारे पास एज अ स्टॉकिंग ट्रेड पड़ी हुई है, तो याद रखना 2 साल कंप्लीट होने के बाद भी अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास एज अ स्टॉकिंग ट्रेड पड़ी हुई है, तो बेटा अब से इस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू यानी कि रेंट अर्निंग कैपेसिटी पे भी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। इस प्रॉपर्टीज को डीएलओपी बना के इस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। आई होप ये पूरा का पूरा जो भी डिस्कशन अभी मैंने तुम्हारे साथ किया है वो एकदम तुम्हारी खोपड़ी में सेट हो गया है और तुम एकदम तैयार हो प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चन में से हम लोग देखेंगे कि जिस प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है वो प्रॉपर्टी कौन से टाइप की प्रॉपर्टी है। क्या वो लेट आउट प्रॉपर्टी की बात कर रहा है क्वेश्चन, क्या वो क्वेश्चन एसओपीस की बात कर रहा है, क्या वो क्वेश्चन पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड के बारे में बात कर रहा है। फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जाके मैं तुमको हर एक टाइप की प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं सिखाऊंगा, और वो टाइम पे क्या न्यूएंसेस होते हैं और वो टाइम पे क्या पर्टिकुलर तुमको प्रॉब्लम्स आती है जो तुम फेस करते हो वो मैं तुमको बताऊंगा। तो आई होप तुम लोग रेडी हो सब लोग, ठीक है। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, जो भी बैकग्राउंड मेरे को क्रिएट करना था वो सारा बैकग्राउंड मैंने तुम्हारे लिए क्रिएट कर दिया है। अब देखो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना मजा आएगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं हमारा आईसीआई स्टडी मैट का जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। चलो फटाफट से तुम्हारी स्टडी मैट निकाल लो और स्टडी मैट के अंदर इस इलस्ट्रेशन पे आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड दिस इज ऑन योर पेज नंबर 3.140, ठीक है। चलो तो मैं तुम लोग सबको 2 मिनट का टाइम देता हूं और 2 मिनट के अंदर आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ो और फिर इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो मैं तुमको बताता हूं, ठीक है। चलो फटाफट से पढ़ो। जयश्री owns 5 houses in India, all of which are let out. Compute the GAV of each house from the information given below. मतलब इस क्वेश्चन में दिया है कि इसके पास 5 घर है, देख लो, और ये 5 के 5 घर है, ये क्या है, लेट आउट है। मतलब आइडेंटिफाई हो गया है कि प्रॉपर्टीज लेट आउट है, ठीक है। और ये पांचों प्रॉपर्टीज का तुमको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब देखो किसी भी लेट आउट प्रॉपर्टी का ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तुमको एक छोटा सा फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। फॉर्मेट क्या है, सिंपल है कि सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू चेक करना पड़ता है प्रॉपर्टी का, उसको कंपेयर करना पड़ता है फेयर रेंट के साथ। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। फिर वो जो हायर अमाउंट आएगा दोनों में से उसको बाद में कंपेयर करना पड़ता है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो हायर अमाउंट या फिर स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में से विच एवर इज लोअर होता है वो लोअर अमाउंट एक्सपेक्टेड रेंट माना जाता है। क्या माना जाता है, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर उस एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन हमको करना पड़ता है एक्चुअल रेंट के साथ, ठीक है। तो अगर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट तुम कंपेयर कर रहे हो तो अब इन दोनों को कंपेयर करके क्या आएगा, जीएवी आएगा। अब ध्यान से समझना कि अगर प्रॉपर्टी के अंदर कोई वेकेंसी नहीं हुआ
तो तुम इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होता है उसी को क्या बना लेते हो, जीएवी, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट, दोनों में से विच एवर इज हायर, उस हायर अमाउंट को ही क्या बना लेते हो, जीएवी बना लेते हो, अगर वैकेंसी नहीं हुई तो। लेकिन अगर वैकेंसी होती है तो उसका क्या करना है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब अगले क्वेश्चन के अंदर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे लेट आउट प्रॉपर्टी का, उसके ऊपर उसमें वैकेंसी वाला भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा कवर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई वैकेंसी नहीं है तो हमको डायरेक्टली एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, उसको क्या करना पड़ेगा, जीएवी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझो, ध्यान से समझना कि सबसे पहले तुमको क्या लेना है, म्यूनिसिपल वैल्यू लेना है प्रॉपर्टी का, इसको ए बुला दो। फिर बी, प्रॉपर्टी का फेयर रेंट ले लेना है। फिर सी इज हायर, हायर ऑफ ए एंड बी, दोनों में से जो हायर अमाउंट आएगा वो सी बन जाएगा। फिर डी इज स्टैंडर्ड रेंट, और ई में क्या होगा, लोअर लिया जाएगा, लोअर ऑफ सी एंड डी, जिसको हम बुलाएंगे ई आर, एक्सपेक्टेड रेंट। और बाद में इस एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट ए आर के साथ क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ई आर या फिर ए आर, एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट, दोनों में से विच एवर इज हायर, उसको हम क्या बना लेंगे, जीएवी बना लेंगे। आई होप ये समझ में आया। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन करना पड़ता है लेट आउट प्रॉपर्टी की, कभी भी जीएवी कैलकुलेट होती है तो वो इस तरीके से कैलकुलेट होती है, अगर वैकेंसी नहीं हुई तो। ठीक है, चलो, तो अब यही सेम टू सेम फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। ठीक है, फ्लो यही फॉलो करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो देखो, सबसे पहले हमको ये देखना है, म्यूनिसिपल वैल्यू है 80,000 और फेयर रेंट है 90,000, विच एवर इज हायर, तो 90,000 आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर पहली प्रॉपर्टी के केस में स्टैंडर्ड रेंट नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल दिया हुआ है, तो अगर स्टैंडर्ड रेंट अवेलेबल है ही नहीं तो हम हायर अमाउंट या स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर नहीं कर पाएंगे। तो इन दैट केस हमारा 90,000 ही जो अमाउंट है वो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। देखो ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल दिया हुआ है, तो दोनों में से अब जो हायर अमाउंट होगा उस हायर अमाउंट को हम क्या ले लेंगे, जीएवी। तो बताओ दोनों में से हायर कौन सा है, 90,000, तो पहले वाले केस में जीएवी कितना जाएगा, 90,000। तो यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, देखो जीएवी फर्स्ट वाले केस में कितना जाएगा, 90,000। ठीक है, चलो अब दूसरा वाला केस देखते हैं, 55,000 और 60,000 विच एवर इज हायर, तो 60,000 हायर आ जाएगा। अब 60,000 जो हायर अमाउंट आया है उसको अब कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट 75,000। अब इस प्रॉपर्टी के केस में स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 75,000 का, तो 60,000 और 75,000 विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, तो दोनों में से लोअर कौन सा हो जाएगा, 60,000। तो यहाँ पे अपना जो एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60,000। और इस 60,000 को अब कंपेयर करना पड़ेगा 72,000 के एक्चुअल रेंट के साथ। अब एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर, तो इन दोनों में से हायर क्या दिखता है बेटा, 72,000, तो ये 72,000 अब तुम्हारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, जीएवी। आई होप ये समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब उसके बाद 65 और 65 विच एवर इज हायर, दोनों में से कोई भी 65 में कोई भी 65 ले लो। फिर 65,000 और 58,000 विच एवर इज लोअर, तो लोअर ये आ जाएगा तुम्हारा 58,000, दैट मीन्स ये अमाउंट तुम्हारा क्या बन गया, एक्सपेक्टेड रेट, और ये आ गया तुम्हारा ये एक्चुअल रेट। अब दोनों में से हायर कौन सा है, 60,000, तो हमारा ये जो 60,000 है ये क्या बन जाएगा, जीएवी। तो इस केस में हमारा जीएवी आ जाएगा 60,000। ठीक है, अब ध्यान से समझो, हाउस नंबर 4 के केस में दिया है 24,000 और 25,000 विच एवर इज हायर, तो 25,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारा स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, मतलब नॉट एप्लीकेबल है, तो इन दैट केस तुम्हारा लोअर अमाउंट जो होगा, हायर अमाउंट या फिर स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट यही आ जाएगा 25,000। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट अवेलेबल नहीं है, और एक्चुअल रेंट हमारा क्या होगा, 30,000। तो ईआर और एआर विच एवर इज हायर, तो इस केस में हमारा 30,000 जो अमाउंट है वो क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा। ठीक है, चलो अब 80 और 75 विच एवर इज हायर, 80,000, 80,000 और 78,000 विच एवर इज लोअर, तो 78,000, मतलब हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 78,000 आ जाएगा, और एक्चुअल रेंट कितना दिया हुआ है, 72,000। अब इन दोनों में से हायर अमाउंट क्या है बेटा, 78,000 इज द हायर अमाउंट, और यही 78,000 हमारा क्या बन जाएगा, जीएवी। आई होप ये एकदम सिंपल कैलकुलेशन था, वो तुमको समझ में आ गया है। ठीक है, चलो इसका फाइनल आंसर चेक कर लो, 90, 72, 60, 30 एंड 78, 90, 72, 60, 30 एंड 78, यही आ गया तुम्हारा जीएवी। आई होप ये क्वेश्चन का सोल्यूशन सबको पता चला। ठीक है, चलो अब हम अगले इलास्ट्रेशन पे चलते हैं। हमारा अगला इलास्ट्रेशन, इलास्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन इलास्ट्रेशन नंबर 2 में दिया है कि तुम्हारे पास अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है और वो हाउस प्रॉपर्टी अगर आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है,
तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और टैक्सेबल किया जाएगा, उसके लिए एक छोटा सा तुम्हारे साथ डिस्कशन करूंगा, फिर इस इलस्ट्रेशन पे हम लोग वापस आते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अगर तुम्हारे पास कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है और वो हाउस प्रॉपर्टी कहां पे है, आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो देखो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसका जो हाउस प्रॉपर्टी हेड है उसके अंदर अगर तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है तो उस हाउस प्रॉपर्टी की भी एनुअल वैल्यू इस साइड में टैक्सेबल हो सकती है, और अगर तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की भी एनुअल वैल्यू यानी कि इनकम इस साइड में टैक्सेबल हो सकती है। मतलब कोई भेदभाव नहीं किया गया कि अगर खाली इंडिया वाली प्रॉपर्टी होगी उसी की इनकम यहाँ टैक्सेबल होगी, आउटसाइड इंडिया वाली इनकम होगी तो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो समझो, अगर मान लो कि तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है और वो हाउस प्रॉपर्टी अगर मान लो तुमने क्या करके रखा हुआ है, लेट आउट करके रखा हुआ है, एलओपी है, और उसका जो रेंट है, अब वो रेंट अगर मान लो तुमको इंडिया में ही रिसीव हो रहा है, तो हाउस प्रॉपर्टी कहां पे है बेटा, आउटसाइड इंडिया। मतलब उसका जो रेंट है वो आउटसाइड इंडिया अराइज हो रहा है, और वो रेंट अगर तुम कमा रहे हो, मतलब रिसीव कर रहे हो, उस रेंट को जो कमाया है तुम उसको रिसीव कर रहे हो, तुम उसको रिसीव कर ले रहे हो इंडिया में। अब थोड़ा दिमाग लगाना, याद करना कि तुमने एक चैप्टर किया होगा रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उसमें तुमको एक कॉन्सेप्ट था अक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया। तो अगर कोई इनकम अक्रू हो जाती है आउटसाइड इंडिया बट वो रिसीव अगर इंडिया में हो जाती है तो वो कौन सी इनकम हो जाती है, इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम तो भाई आर हो तो भी टैक्सेबल है, आर हो तो भी टैक्सेबल है, और एनआर हो तो भी टैक्सेबल है। तो तुम्हारा स्टेटस कुछ भी हो, ये अगर लेट आउट प्रॉपर्टी थी और आउटसाइड इंडिया थी, मतलब रेंट अक्रू हुआ आउटसाइड और रिसीव अगर हो जाता है कहां पे, इंडिया में, तो इस रेंटल इनकम को इंडिया में टैक्सेबल करना पड़ेगा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ असेसिस, आरओआर, आरएनओआर या एनआर, कुछ भी स्टेटस हो, ये इंडियन इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को मान लिया जाएगा कि एज इफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन इंडिया, और इसकी एनुअल वैल्यू निकाल के इसकी एनुअल वैल्यू भी इंडिया में क्या कर दी जाएगी, टैक्सेबल कर दी जाएगी। आई होप ये समझ में आया। ठीक है, फिर अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है, आउटसाइड इंडिया वाली प्रॉपर्टी अगर लेट आउट है लेकिन उसका रेंट तुम वहीं पे रिसीव कर ले रहे हो, आउटसाइड इंडिया ही अगर तुमने वो रेंट रिसीव कर लिया है, तो उस रेंट की टैक्सेबिलिटी इंडिया में तभी की जाएगी तुम्हारे हाथों में जब तुम्हारा स्टेटस क्या होगा, आरओआर। यानी कि इनकम अक्रू भी हो रही है आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी हो रही है आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम पार्ट ए नहीं पार्ट बी वाली। ठीक है, अगर तुमको ये सारी चीजें समझनी है तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कहां पे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, वो जाके देख लेना, उसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आप समझो कि अगर आउटसाइड इंडिया तुमको इनकम अक्रू भी हो रही है और अराइज भी रिसीव भी हो रही है, तो ऐसी इनकम फॉरेन इनकम हो जाती है पार्ट बी वाली, और पार्ट बी वाली फॉरेन इनकम सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल होती है। मतलब तुम्हारा स्टेटस अगर आरओआर निकला तो ही ये इनकम तुमको इंडिया में क्या होगी, टैक्सेबल। लेकिन अगर तुम आरएनओआर या एनआर निकले तो ये इनकम तुमको इंडिया में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इवन इफ तुम्हारी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है और उससे आने वाला रेंट अगर तुमको इंडिया में रिसीव हो जाता है, या फिर अगर मान लो कि उससे होने वाला रेंट जो है वो तुमको आउटसाइड इंडिया रिसीव हो जाता है और तुम क्या निकले, आरओआर निकले, तो इन सारे केसेस में ऐसा कहा जाता है कि प्रॉपर्टी की इनकम यानी कि उसकी एनुअल वैल्यू ठीक वैसे ही कैलकुलेट की जाएगी, ऐसा मान के कैलकुलेट कर ली जाएगी एज इफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, और इस एनुअल वैल्यू पे भी तुमको इंडिया में क्या भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें से तुमको जो डिडक्शंस मिलते थे वो डिडक्शंस तुमको अलाउ किए जाएंगे। सेक्शन 24 वाले 24 क्लॉज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगा, और तुम्हारा 24 क्लॉज बी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का भी, अगर तुमको कुछ इंटरेस्ट तुमने लोन लिया था तो उसका भी तुमको इंटरेस्ट का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। अब समझो कि यहां पे ना एक छोटा सा केस ये अराइज होता है कि जैसे तुमने जीएवी कैलकुलेट की ना, तो जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू के कैलकुलेशन के बाद तुमको म्युनिसिपल टैक्स का भी डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो सेक्शन 23 के अंदर बोला है कि हाउ टू कैलकुलेट योर एनुअल वैल्यू, जीएवी। लेकिन सेक्शन 23 का एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो कहता है कि उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से तुमको म्युनिसिपल टैक्सेस का भी क्या मिल जाता है, डिडक्शन। जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस तुमने उस लोकल अथॉरिटी को पे किए होंगे जिस लोकल अथॉरिटी के जुरिस्डिक्शन में तुम्हारी प्रॉपर्टी आती है। अब मान लो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है और उस प्रॉपर्टी की अगर तुमने एनुअल वैल्यू निकाली है और उस एनुअल वैल्यू को अगर तुमने टैक्सेबल किया है, तो उस एनुअल वैल्यू में से तुमको म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिल जाएगा, वो म्युनिसिपल टैक्सेस जो तुमने उस लोकल अथॉरिटी को दिए होंगे, जो लोकल अथॉरिटी के जुरिस्डिक्शन में तुम्हारी प्रॉपर्टी आ रही है, और वो लोकल अथॉरिटी इंडिया में होगी क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया में है। समझ में आ रहा है? और उस इंडिया वाली प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू थी उसमें से तुमको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है कि अगर मान लो कि कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड थी और उस आउटसाइड इंडिया वाली प्रॉपर्टी का अगर तुमको एनुअल वैल्यू इंडिया में टैक्सेबल हो रहा है, इन सारे केसेस में देख लो आउटसाइड इंडिया वाली प्रॉपर्टी की इनकम यानी कि एनुअल वैल्यू हमको यहां पे टैक्सेबल दिखानी है, तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है यानी कि आउटसाइड इंडिया की कोई लोकल अथॉरिटी होगी, उसके जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी आती होगी, और वो क्या आउटसाइड इंडिया वाली जो
लोकल अथॉरिटी है, क्या उसने जो म्युनिसिपल टैक्सेस चार्ज किए होंगे उन म्युनिसिपल टैक्सेस का तुमको डिडक्शन क्या ये वाली प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू में से मिलेगा? तो जवाब है हाँ, इसका भी तुमको डिडक्शन मिलेगा। तो इवन दो प्रॉपर्टी तुम्हारी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, इवन दो वो प्रॉपर्टी उस लोकल अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन में आती है, जो लोकल अथॉरिटी कहां पे है, आउटसाइड इंडिया है, तो उस लोकल अथॉरिटी को पे किए हुए म्युनिसिपल टैक्सेस का भी तुमको डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। ऐसा मानते हुए कि प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, तुम इनकम पे अगर टैक्स लगा रहे हो तो म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन देने के लिए भी यही मान लिया जाएगा एज इफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन इंडिया, as if the municipal taxes are paid to a local authority situated in India, और उसका भी तुमको डिडक्शन मिल जाना चाहिए। ऐसा एक केस हुआ था हाई कोर्ट का, मद्रास हाई कोर्ट का ऐसा डिसीजन आया था इन द केस ऑफ आर वेणुगोपाल रेड्डी आर के केस में। ठीक है, तो उस हाई कोर्ट के केस का रेफरेंस लेके हम क्या कर सकते हैं, इस म्युनिसिपल टैक्सेस का भी डिडक्शन ले सकते हैं। तो सिंपल सिंपल, अगर कोई प्रॉपर्टी लेट आउट है और वो प्रॉपर्टी अगर आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो क्या वो प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू यहां पे इंडिया में टैक्सेबल हो सकती है? क्या उस प्रॉपर्टी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो सकती है? जवाब है हाँ। अगर उस प्रॉपर्टी का रेंट तुमने इंडिया में रिसीव कर लिया है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेसिडेंशियल स्टेटस वो प्रॉपर्टी की इनकम तुमको इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने इस प्रॉपर्टी का रेंट आउटसाइड इंडिया रिसीव किया था तो ये प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू तुमको इंडिया में टैक्सेबल तभी की जाएगी अगर तुम्हारा स्टेटस आरओआर हुआ, तो आरएनओआर या एनआर होते हो तो ये प्रॉपर्टी की इनकम तुमको इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी अगर तुमने इसका रेंट आउटसाइड इंडिया रिसीव किया है। बराबर है। अब अगर तुमने इन सारे केसेस में प्रॉपर्टी की इनकम अगर तुम इंडिया में टैक्सेबल कर रहे हो, मतलब यहां हाउस प्रॉपर्टी हेड में अगर ये इनकम टैक्सेबल कर रहे हो, तो इसकी एनुअल वैल्यू का कंप्यूटेशन ठीक ऐसे ही किया जाएगा, ऐसा मान के किया जाएगा एज इफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, एंड अकॉर्डिंगली जैसे ही तुमने वो एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब वो इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, लेकिन उसमें से तुमको म्युनिसिपल टैक्स का भी क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो क्या म्युनिसिपल टैक्स जो तुमने आउटसाइड इंडिया की लोकल अथॉरिटी को पे किए होंगे उसका भी तुम डिडक्शन ले सकते हो? द आंसर इज यस, उस म्युनिसिपल टैक्सेस का भी तुम डिडक्शन ले सकते हो। ऐसा मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, इस जजमेंट का रेफरेंस लेके हम उसका भी क्या ले लेंगे, डिडक्शन। आई होप ये समझ में आया। ठीक है, अब मान लो कि वही जो हाउस प्रॉपर्टी है विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, क्या थी, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो देखो, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है तो उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू क्या हो जाती है, एग्जम्प्ट हो जाती है ना, 23(2) में। तो क्या इस एसओपी का भी तुम एनुअल वैल्यू इंडिया में एग्जम्प्ट करवा सकते हो? देखो, सबसे पहले क्या होगा कि अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है ना, तो उसकी एनुअल वैल्यू तुम एग्जम्प्ट करवा ही सकते हो, डेफिनेटली करवा सकते हो, क्योंकि जब इस प्रॉपर्टी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल की जा सकती है तो इसकी एनुअल वैल्यू भी इंडिया में एग्जम्प्ट की जा सकती है अगर ये प्रॉपर्टी क्या निकली, एसओपी निकली तो। अब तुम अगर मान लो कि इस प्रॉपर्टी की इनकम यहां पे क्या करवाना चाहते हो, एग्जम्प्ट करवाना चाहते हो, तो तुमने एग्जम्प्ट तो करवा ली, लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम्हारे पास ये इकलौती एसओपी हो या फिर इसके अलावा एक और एसओपी हो, तो वो एसओपी और इस एसओपी, दो एसओपी का तुम एग्जम्पशन ले सकते हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई दो और एसओपी थी जिसका तुमने क्या लिया था, एग्जम्पशन लिया था, तो इस वाली एसओपी का तुमको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि इन दैट केस ये थर्ड हो जाएगी। तो इसको तुम्हें डीएलओपी बना के क्या दिखाना पड़ेगा, टैक्सेबल दिखाना पड़ेगा। तो बात को समझो, अगर तुमको इस एसओपी का एग्जम्पशन लेना है तो एग्जम्पशन भी लिया जा सकता है, और अगर तुमने ऑलरेडी किसी और दो एसओपी का एग्जम्पशन लिया हुआ है तो ये एसओपी का एनुअल वैल्यू तुमको टैक्सेबल किया जा सकता है डीएलओपी बना के। लेकिन ये सारा डिस्कशन तभी रेलेवेंस रखता है जब तुम क्या हो, आरओआर हो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो ही ये डिस्कशन वैलिड है। लेकिन अगर तुम्हारा स्टेटस क्या निकला, आरएनओआर या एनआर निकला, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कर दो, इग्नोर कर दो जो आउटसाइड इंडिया है और तुमने क्या की है, सेल्फ ऑक्यूपाई करके रखी हुई है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो ऐसी प्रॉपर्टी का क्या ट्रीटमेंट देना है वो सबको पता चल गया। ठीक है, अब समझो, अब इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये इलस्ट्रेशन है, इसके अंदर सेम यही कॉन्सेप्ट तुम्हारा निकल के आएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, राजेश अ ब्रिटिश नेशनल इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मतलब राजेश भले ही ब्रिटिश नेशनल है, ब्रिटेन का सिटीजन है, लेकिन उसका स्टेटस क्या आ गया, आरओआर आ गया। उसका स्टेटस क्या आ गया, आरओआर आ गया। ठीक है, अब ही ओन्स अ हाउस इन लंडन, उसके पास लंदन में एक घर है, विच ही हैज लेट आउट। अच्छा, याद करो, ये वाला जो चार्ट अभी मैंने तुमको दिखाया उसमें हाउस प्रॉपर्टी किधर है, आउटसाइड इंडिया, मतलब लंदन में है, और वो हाउस प्रॉपर्टी उसने क्या करके रखी हुई है, लेट आउट करके रखी हुई है, और राजेश का स्टेटस क्या है, आरओआर है। तो बात को थोड़ा समझो, राजेश अगर उस प्रॉपर्टी का रेंट
इंडिया में रिसीव करता है तो भी, या फिर आउटसाइड इंडिया रिसीव करता है तो भी, इन बोथ द केसेस राजेश को उस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम को इंडिया में टैक्सेबल दिखाना ही पड़ेगा अंडर द हाउस प्रॉपर्टी हेड, क्योंकि उसका स्टेटस क्या है, आरओआर है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब लेट आउट एट 10,000 पाउंड्स पर मंथ, मतलब उसका जो मंथली रेंट है वो 10,000 पाउंड्स का है। ठीक है, द म्युनिसिपल टैक्सेस पेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लंडन इज 8,000 पाउंड्स। ठीक है, सुनो 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 सुनो, ये 10,000 पाउंड्स पर मंथ दिया है, और म्युनिसिपल टैक्सेस जो तुमने वहां पे किए हैं वो 8,000 पाउंड्स पूरे साल के लिए पे किए हैं, बराबर है, मतलब 8,000 पर मंथ नहीं है। ठीक है, अब द वैल्यू ऑफ 1 पाउंड इन इंडियन रूपी इज टू बी टेकन एट 95, तो उसका जो वैल्यू है वो भी तुमको देके रखा हुआ है। अब कंप्यूट करने के लिए बोला है राजेश एनएवी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब समझो कि क्या राजेश की इस प्रॉपर्टी की इनकम उसको इंडिया में टैक्सेबल होगी, अवश्य होगी। अब तुमको बोला है कि ये रेंट जो है 10,000 रुपीज पर, सॉरी 10,000 पाउंड पर मंथ है, तो क्या ये रेंट तुमने इंडिया में रिसीव कर लिया, ऐसा बोला नहीं, तो डेफिनेटली ये रेंट तुमको वहीं पे रिसीव हुआ होगा। तो प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब रेंट अक्रू हो रहा है आउटसाइड इंडिया और रिसीव भी तुमने वहीं पे कर लिया होगा, तो ये हो गई फॉरेन इनकम। लेकिन ये फॉरेन इनकम तुमको इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा स्टेटस तो क्या है, आरओआर है। तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, यही रेंटल इनकम को यहां पे इंडिया में क्या कर देना पड़ेगा, टैक्सेबल कर देना पड़ेगा, इसी को रेंट अर्निंग कैपेसिटी यानी कि एनुअल वैल्यू मान के। क्योंकि तुम इस केस में एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, देखो सिंपल है, एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन, लेट आउट प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन करने के लिए तुमको म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए जो क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, फेयर रेंट चाहिए वो भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट चाहिए वो भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो इन द एब्सेंस ऑफ दीज थ्री फिगर्स, तुम जो भी एक्चुअल रेंट होता है वही एक्चुअल रेंट रेंट अर्निंग कैपेसिटी मान के यानी कि एनुअल वैल्यू मान के क्या कर देते हो, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल कर देते हो। तो हमको यहाँ पे इसका जो भी एक्चुअल रेंट हुआ होगा वही एक्चुअल रेंट क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल करना पड़ेगा, है ना। तो इसको टैक्सेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 10,000 पाउंड्स का पर मंथ रेंट मिल रहा है, तो 12 महीने अगर प्रॉपर्टी लेट आउट हुई है, कुछ बोला नहीं है, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि पूरा साल 12 महीने रेंट मिला होगा, तो 1,20,000 पाउंड्स का क्या मिल गया भाई, अपने को रेंट मिल गया। अब ये जो 1,20,000 पाउंड्स है, इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, 8,000 रुपया, यही तुम्हारा जीएवी बन जाएगा। 1,20,000 ही तुम्हारा क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा। और 1,20,000 में से जो जीएवी है, इसमें से अब तुमको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन भी मिल जाएगा, इवन दो ये म्युनिसिपल टैक्स तुमने वहां की लोकल अथॉरिटी को पे किया है। याद करो जब ये डिस्कस कर रहे थे तो मैंने तुमको बोला था कि इवन दो म्युनिसिपल टैक्सेस वहां की लोकल अथॉरिटी को पे किया है, फिर भी उस म्युनिसिपल टैक्स का तुम क्या ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। तो जो पूरा का पूरा जो जीएवी आया 1,20,000, उसमें से हम क्या करेंगे, 8,000 पाउंड का डिडक्शन ले लेंगे म्युनिसिपल टैक्स का, तो 1,12,000 पाउंड तुम्हारा इनकम आएगा। अब सोचो कि 1,12,000 पाउंड में इनकम आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी हेड की ये जो इनकम आ रही है, इस प्रॉपर्टी की जो ये इनकम आ रही है, ये पाउंड्स में आ रही है, इसको अपने को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रुपी में कन्वर्ट करने के लिए तुमको यहाँ पे ये क्या दिया है, फॉरेन एक्सचेंज का रेट दिया है। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 95 रुपीज, तो हाउ मच शुड बी, 1,12,000 पाउंड, तो इंटू कर दो 95, तो तुमको आ जाएगा 10 लाख, सॉरी 1,06,40,000, 1,06,40,000, यही तुम्हारी फाइनल इनकम हो जाएगी इस प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो अब इसका प्रेजेंटेशन एकदम सिंपल सा करना है। देखो ध्यान से समझना, प्रेजेंटेशन कैसे करना है इसका, एकदम सिंपल सा करना है। नाम लिख लेना है यहाँ पे एसएससी का, राजेश क्या है भाई साहब, राजेश एक इंडिविजुअल है, और उसका स्टेटस भी यहाँ पे लिख लो, आरओआर है। उसका परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है, डैश कर दो। अपना फॉर्मेट के लिए खाली लिखना पड़ता है, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, और यहां पे बाजू में लिखेंगे LOP, लेट आउट प्रॉपर्टी एट लंदन, मतलब वो जो लंदन वाली लेट आउट प्रॉपर्टी है उसकी हम लोग इनकम कैलकुलेट करके दे रहे हैं। अब राजेश के पास और भी प्रॉपर्टीज होती तो हमारे यहाँ पे एक दो कॉलम और बन जाते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए अलग अलग कॉलम बना के हम कैलकुलेशन करते हैं। सबका कैलकुलेशन सेम तरीके से होने वाला है, खाली जितनी प्रॉपर्टीज होंगी उतने कॉलम्स बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी दी है तो हमारा एक ही कॉलम बनेगा। अब सुनो, म्युनिसिपल वैल्यू लिया जाता है, फेयर रेंट के साथ कंपेयर किया जाता है, फिर दोनों में से जो भी हायर आता है फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर किया जाता है, फिर स्टैंडर्ड रेंट या हायर अमाउंट विच एवर इज लोअर, फिर वो लोअर अमाउंट क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट होता है, फिर उसको हम एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करते हैं। और अगर वैकेंसी नहीं हुई तो ER और AR विच एवर इज
हायर, वही हायर अमाउंट हम क्या ले लेते हैं, जीएवी ले लेते हैं, ठीक है ना। अब बाद में जीएवी में से हम लोग क्या करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन ले लेते हैं, तो हमको आ जाता है एनएवी, और एनएवी में से हमको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24 क्लॉज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन और 24 क्लॉज बी इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और यहाँ पे मिल जाता है हमको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन। अब ये जो फॉर्मेट मैंने तुमको पूरा फ्लो बताया ना, ये फ्लो इसी तरीके से याद रखो, ठीक है। लेट आउट प्रॉपर्टीज के केस में जो एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन होगा, एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन होने के बाद उसमें से म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, और म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलने के बाद एनएवी आएगा, और एनएवी में से दो डिडक्शन मिलेंगे, तब जाकर उस लेट आउट प्रॉपर्टी की फाइनल इनकम आएगी, ठीक है। अब समझो, अगर मान लो कि म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट नहीं दिया है, तो अपने पास हायर अमाउंट नहीं आएगा, और स्टैंडर्ड रेंट भी हमारे पास नहीं होगा, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन में नहीं था, तो लोअर अमाउंट एक्सपेक्टेड रेंट तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। और अगर ये एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट नहीं होगा, तो जो हमारा एक्चुअल रेंट था, ठीक है, कितने पाउंड्स था, 10,000 इंटू 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट की थी, तो एक्चुअल रेंट विल बी 12 महीने का रेंट, ठीक है। तो 10,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 1,20,000। अब ये जो 1,20,000 आया, अब देखो यूजुअली क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर हायर, वो हमारा जीएवी बन के आता है अगर प्रॉपर्टी में वैकेंसी नहीं होती है। लेकिन हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट का तो फिगर है ही नहीं, क्योंकि ऊपर के सारे अमाउंट्स नहीं है, तो इन दैट केस हमारा जीएवी क्या आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। और यहाँ पे बाद में म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 8,000 पाउंड थे, वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो एनएवी जो है हमारा 1,12,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी 1,12,000 को हमने क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि 95 का रेट दिया था। लेकिन समझो, तुमको क्वेश्चन के अंदर बोला है कंप्यूट राजेश की एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला, बस खाली इतना कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अगर तुमको इतना ही कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो तुम्हारा आंसर यहीं पे खत्म कर दो। तो 1,12,000 जो पाउंड्स में है, उसको अपने को आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 95 कर दो यहाँ पे, मतलब ये डिडक्शन तो हमको यहाँ पे डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि खाली एनएवी कैलकुलेट करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन अगर ऐसा बोलता है कि कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो हम क्या करते, हम बाद में ये दो डिडक्शंस भी यहाँ पे लिखते हैं और 95 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते, बराबर है। तो हम क्या करते, देखो 1,12,000 का, 1,12,000 का पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेते 30%, तो 1,12,000 इंटू 30%, तो यहाँ पे 33,600 आता। और क्वेश्चन साइलेंट है कि कोई हाउसिंग लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का तो कोई डिडक्शन है ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं क्वेश्चन में। तो जैसे हम 33,600 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे अपने को 78,400 आएगा, ये आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम दिस हाउस प्रॉपर्टी, जो एनएवी में से डिडक्शन लेने के बाद आती है, ठीक है। तो 1,12,000 में से ये डिडक्शन ले लिया, तो हमको ये टैक्सेबल इनकम आई। अब इस टैक्सेबल इनकम में हमको 95 मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसमें अगर हम 95 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 74,48,000। टैक्सेबल इनकम हमारी रुपीज में आ जाएगी, क्योंकि ये किस में थी, पाउंड्स में थी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर टैक्सेबल इनकम बोला होता तो हम इस तरीके से करते हैं, लेकिन सिंस हमको उन लोगों ने टैक्सेबल इनकम नहीं बोला, तो हमको ये सारा कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। हम सीधा यहां पे ही आके क्या कर देंगे, 1,12,000 में से ही हम लोग 1,12,000 में 95 हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सिंपल, ठीक है, इंटू 95। तो इन दैट केस 1,12,000 इंटू 95 कर दो, 1,06,40,000, ये आ गई तुम्हारी एनएवी इस प्रॉपर्टी की, ठीक है। और ये तुमको इंडिया में टैक्सेबल है आफ्टर टेकिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जो भी अमाउंट आएगा वो अब तुमको इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इस प्रॉपर्टी का इनकम। आई होप ये समझ में आया, ठीक है। तो चलो देखो, अब तुम्हारा ये जो आंसर आया यहाँ पे, वो कितना आया, सेम अपने को जो आंसर आया था वही आया। अब देखो यहाँ पे सीधा ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिख दिया है, वो तुम भी सेम टू सेम कर सकते हो। मैंने तुमको समझाने के लिए बेटा क्या किया, ये सारा कैलकुलेशन यहाँ तक दिखाया, क्योंकि तुमको दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, कि ये सारी चीजें अगर दी नहीं है, तो तुम इतना सारा एक्सरसाइज करने के बदले, ये सारी चीजें करने के बदले, सीधा तुम्हारा जीएवी जो था, एक्चुअल रेंट को ही क्या बना दो, जीएवी बना दो, और यहाँ पे डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेशन शुरू कर दो, है ना। चलो, तो आई होप ये समझ में आया क्वेश्चन तुमको, ठीक है। अब हम हमारे अगले इलास्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो इलास्ट्रेशन है, इलास्ट्रेशन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर तुमको एसओपी से रिलेटेड जो डिस्कशन हम लोगों ने किया था, वो यहाँ पे काम आ जाएगा। तो जल्दी से मैं तुमको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट से ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो, ठीक है।